ओके, नमस्ते, सत श्री काल। कैसे हो आप लोग? आ जाइए सभी लोग, स्वागत है आप सभी का। गुड इवनिंग एवरीवन। मैंने आपको कुछ होमवर्क्स दिए थे, कुछ किए कि नहीं किए? सर हमें कहाँ होमवर्क होमवर्क याद रहते हैं। हमारा काम है खाओ पियो ऐश करो मस्ती में, मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में। हमें थोड़ी फर्क पड़ता है सर ये होमवर्क एंड ऑल से। सृष्टि जी दारू मत पियो इतना। क्या दारू पी रहे हो? हाँ, अच्छा पानी है क्या? फिर ठीक है, पानी है तो ठीक है। कुछ ही लोग हैं जो रोज कैमरा ऑन रखते हैं, बाकी इस बात की दाद देनी पड़ेगी। ठीक है, ये है ना रेणुका जी हैं, है ना रेणुका जी? गुटखा खाते हो ना रेणुका आप? सॉरी, दूसरी कोई है, वो खाती है, निशिका खाती है वो, है ना। और ईशा चौधरी अभी एक दो दिन से दिख रही है, अनन्या सिंह दिखती है, डिम्पल दिखती है, डिम्पल तो रहती है, तनु जी रहते हैं, और हिमांशी तो हमेशा दिखती है, हिमांशी दिखती है डे वन से। और प्रेक्षा रहती है, यस। श्रेया रहती है, यस। बाकी बंदे कम होते हैं, बंदे कम होते हैं जो चालू रखते हैं। शिवम यादव रहता है, शिवम यादव रहता है, रौनक सिंह पनवार वो तो रहता ही है। लक्षित कम दिखता है। लक्षित तू रहता है लाइव डेली? मतलब वीडियो ऑन नहीं रखता ना? हाँ नहीं रखता। अभिषेक वाघ आप रखते हो? शुभम सिंह तू रहता है? हाँ मेरे भाई, यस। चलिए ओके, रहते हैं अच्छी बात है, नहीं रहते अच्छी बात है। कभी कई लोग कैमरा ऑन कर रहे हैं, जब मैंने कहा ना अब ऑन कर रहे हैं। और कई लोग अभी जाए मिरर के सामने, पहले तैयार होंगे फिर अभी कैमरा ऑन करेंगे। चलिए जी, तो कल का लेक्चर अपलोड करो। ये ना आंख का पहले इलाज कराओ, आप आंखों का इलाज कराओ। लेक्चर अपलोड हो जाता है फिर भी कहते हैं अपलोड नहीं हुआ है। गधों देखो तो करो, कम से कम ढंग से दिख जाएगा उसमें। लीगल रीजनिंग लेक्चर 3 के नाम से अपलोड भी हो चुका है वो, कब से हो चुका है। चलिए भाई ओके, आ जाओ जी। स्ट्रॉबेरी लग रहे हो सर आज, है ना? चलिए अच्छी बात है। आ जाओ जी, शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। सो हियर वी गो एवरीवन। सो आ जाइए जी। तो बहुत ही अच्छा, आज रात को अनाउंसमेंट आप सबको पता चला? आज सबको पता चला आज रात को अनाउंसमेंट है? नहीं पता चला? अरे ऐसे मत बोलो यार। आज रात को 9 बजे अनाउंसमेंट है, तो बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है, सबको आना है ना? परिवार वालों को भी साथ लाना है तो ला लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छी अच्छी बातें करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आ जाइएगा मस्त। ठीक है, डन, आओगे ना? शर्माओगे तो नहीं? पक्की बात है ना? प्रॉमिस ना? चलिए दोस्तों ओके, आइए भाई। सो अभी ध्यान देंगे एवरीवन, सभी लोग, स्वागत है आप सभी का। हियर वी गो एवरीवन। सो हम लोग कुछ कहां तक कर लिया था दोस्तों? मैंने आपको कहां से होमवर्क दिया था मेरे को बताना। 27 से होमवर्क दिया था आई थिंक 27 से होमवर्क दिया था। जल्दी से फटाफट करते हैं, चलो आ जाओ, अब ज्यादा समय नहीं लगाते हैं। फटाफट आंसर देते जाना, चलो 27 करते हैं, आ जाओ जल्दी जल्दी, फास्टी एकदम आ जाओ। चलिए 27 क्वेश्चन क्या कहता है? 27th क्वेश्चन। अच्छा कल बड़े कम लोग थे यार, कल बहुत कम लोग थे लेक्चर में। नहीं थे वैसे, इतने ही थे, इतने ही थे। ओके चलिए आ जाइए। 27th क्या कहता था? स्टेट शेल नॉट मेक एनी लॉ which takes away or abridges right conferred by part 3, and if such law is made it shall be void to the extent which it curtails any right। भैया ये कानून कहता है कि सरकार फंडामेंटल राइट नहीं छीनेगी। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट है, तो फंडामेंटल राइट नहीं छीनेगी। और सरकार अगर छीनती है कोई लॉ बना के तो वो लॉ वॉइड होगा, तो वो लॉ वॉइड होगा। बराबर है? अब सुनना ध्यान से। राइट टू प्रॉपर्टी वॉज अ फंडामेंटल राइट बट वॉज अबॉलिश्ड बाय सच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मिस्टर गौतम डिसाइड्स टू चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अमेंडमेंट। पहले राइट टू प्रॉपर्टी एक राइट होता था, लेकिन सरकार ने वो राइट टू प्रॉपर्टी ही हटा दी। सरकार ने कोई लॉ नहीं बनाई जिससे राइट टू प्रॉपर्टी आपका छीना जाएगा। सरकार ने वो राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट था वो ही हटा दी। आपको बताना है कि जो केस करने वाला है सरकार पे वो जीतेगा, क्योंकि सरकार फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकती। दूसरा है वो हार जाएगा, बिकॉज ये अमेंडमेंट को अप्लाई नहीं होती है स्टेटमेंट। थर्ड वो जीत जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कभी फंडामेंटल राइट रिमूव नहीं किए जा सकते। और लास्ट है वो हार जाएगा, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट है ही नहीं। क्या लगता है? क्या लगता है? क्या लगता है दोस्तों यारो? सलोनी, सलोनी सोनी आपने अपनी वो वाली पासपोर्ट, वो वाली आधार कार्ड वाली फोटो डाल के रखी है आपने। एकदम प्रोफेशनल। चलिए यस, बताओ बताओ बॉस, क्या है क्वेश्चन? समझ में आया नहीं आया? क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? पहले ये बताओ,
क्वेश्चन ही समझ नहीं आया है। बहुत बढ़िया बेटे, मौज कर दी। तो मैंने कल जब कहा था होमवर्क है ये, तो क्या कर रहे थे फिर? चलिए ओके, सुनो पहले क्या है भाई। लॉ कहता है 27th का क्वेश्चन का जो हेडिंग है ये, इसमें ये लिखा है स्टेट शेल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और एब्रिजेस राइट कन्फर्ड बाय पार्ट 3 and if such law is made it will be void to the extent it curtails of such right। क्या है कि भैया सरकार आपके फंडामेंटल राइट नहीं छीनेगी। अगर सरकार कोई ऐसा लॉ बनाती है जिससे फंडामेंटल राइट्स छीने जा रहे हैं तो वो लॉ वॉइड होगा, ये कानून है। अब फैक्ट्स ये हैं कि सरकार ने राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था, संविधान में अमेंडमेंट करके वो राइट को ही अबॉलिश कर दिया, वो राइट को ही अबॉलिश कर दिया। तो वो एक बंदा केस करना चाहता है सरकार पे, तो वो जीतेगा क्योंकि सरकार ऐसे फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकती। दूसरा वो हार जाएगा क्योंकि ये अमेंडमेंट को थोड़ी अप्लाई होता है, अमेंडमेंट तो कर सकती है ना सरकार। सरकार ऐसा लॉ नहीं बना सकती जिससे फंडामेंटल राइट वायलेट हो, लेकिन सरकार फंडामेंटल राइट हटाए तो वो तो सरकार की मर्जी है ना। मतलब कि कुछ केसेस में फंडामेंटल राइट हटाए जा सकते हैं ना, तो सरकार ने फंडामेंटल राइट हटाए हैं। तो क्या लगता है आंसर क्या होगा? आंसर बी इज द राइट आंसर दोस्तों। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को ये चीज अप्लाई नहीं होती। देखो यार, सरकार कोई ऐसा लॉ बनाती जिससे राइट टू प्रॉपर्टी वॉयलेट होता और राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट होता तो वो वॉइड हो जाता, वो जो लॉ बनाया वो वॉइड हो जाता। मान लो आज राइट टू प्रॉपर्टी है, मान लो आज राइट टू प्रॉपर्टी है और सरकार ने कोई लॉ बना दी जो राइट टू प्रॉपर्टी को वायलेट कर रहा है, तो वो लॉ जो सरकार ने बनाई है वो वॉइड हो जाता वो लॉ। लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी ही हटा दिया तो फिर तो बात ही खत्म ना, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। कोई कहता है सर डी क्यों नहीं होगा? डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि पार्ट 3 में ही तो राइट टू प्रॉपर्टी था ना, पहले पार्ट 3 में ही तो था राइट टू प्रॉपर्टी, बाद में हटाया गया ना। ठीक है ओके, चलिए तो बी इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट है 28, ध्यान देंगे एवरीवन। 28 देखते हैं भाई साहब आप में से कौन आंसर देगा। देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर टू एट द हेड to aid and advise president who shall in exercise of his function act in accordance with such advice। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे प्रधानमंत्री के साथ में, जो प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे, उसको हेल्प करेंगे प्रेसिडेंट को, सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब फैक्ट्स दिए हैं, लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे 1996 में, डिड नॉट गिव एनी पार्टी अ क्लियर मेजॉरिटी एंड वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज इन देयर इंडिविजुअल कैपेसिटी and in association with another parties staked claim with president to form government. President had to invite one such party or group to form government. He was bound to follow advice of outgoing prime minister on who should be first called to form government, free to exercise his discretion in such a situation, bound to consult chief justice of India in situation and no clear majority in favor of a party or any alliance, bound to invite a single largest party to form government। सर ये क्वेश्चन है दिमाग की दही वाला, दिमाग की दही वाला क्वेश्चन है। अरे नहीं है दिमाग की दही वाला क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन है। आप में से देखते हैं कौन बता पाएगा, आप में से देखते हैं कौन बता पाएगा। क्यों भाइयों, ओ भाइयों, आप में से कौन बता पाएगा? जनता जानना चाहती है, जनता जानना चाहती है कि हमारे बच्चों में से कौन सा बच्चा है जो इसका आंसर दे पाएगा। बच्चे बोलेंगे सर क्वेश्चन समझाओ। बेटा हर बार मैं नहीं आऊंगा ना क्वेश्चन समझाने, हैं जी? चलो समझाऊं क्या होता है। लॉ ये कहता है कि प्राइम मिनिस्टर के साथ कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे। ठीक है, अब हुआ क्या, इलेक्शंस हुए 1996 में और किसी को मेजोरिटी नहीं मिली। हमारे देश में गवर्नमेंट किसकी बनती है? जिसको मेजोरिटी मिलती है, जिसको मेजोरिटी मिलती है उसकी गवर्नमेंट बन जाती है, बराबर है। अब लोकसभा इलेक्शन में किसी को मेजोरिटी नहीं मिली, तो छोटी छोटी अलग अलग बहुत सारी पार्टियां थी, वो प्रेसिडेंट के पास गई कि भैया हम मिलके एक सरकार बनाना चाहते हैं। तो आपको कह रहा है प्रेसिडेंट को एक पार्टी या ग्रुप को इन्वाइट करना ही पड़ेगा सरकार बनाने के लिए। तो फिर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। प्रेसिडेंट इज बाउंड टू फॉलो एडवाइस ऑफ आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर, जो प्रेसिडेंट जा रहा है, जो प्रेसिडेंट जा रहा है, जो प्रेसिडेंट कहता हूं, जो प्राइम मिनिस्टर जा रहा है, प्रेसिडेंट को उससे एडवाइस लेना पड़ेगा कंपलसरीली, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा,
फ्री टू एक्सरसाइज हिज डिस्क्रिशन, वो अपने हिसाब से काम कर सकता है, ऐसे केसेस में प्रेसिडेंट अपने हिसाब से काम कर सकता है। तीसरा, उसे चीफ जस्टिस से कंपलसरी कंसल्ट करना पड़ेगा, या फिर बाउंड टू इनवाइट सिंगल लार्जेस्ट पार्टी टू फॉर्म गवर्नमेंट, कि उसको सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को ही बुलाना पड़ेगा, ऐसी छोटी छोटी पार्टीज को वो बुला ही नहीं सकता। क्या लगता है, क्या लगता है, क्या आंसर होगा, क्या लगता है क्या आंसर होगा? मतलब मान लीजिए इलेक्शन हुए और किसी को मेजोरिटी नहीं मिली, अब छोटी छोटी पार्टियां सरकार बनाने के लिए प्रेसिडेंट के पास जाना चाहती है, तो प्रेसिडेंट को जो प्राइम मिनिस्टर जा रहा है उसकी एडवाइस लेनी पड़ेगी, चीफ मिनिस्टर की एडवाइस लेनी पड़ेगी, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी, जैसे जिसको भी सबसे ज्यादा वोट मिले होंगे किसी को भी, उसी की सरकार बना देंगे, भली मेजोरिटी नहीं है उससे क्या करना, लार्जेस्ट पार्टी है ना, बना दो, भली मेजोरिटी नहीं है, कि वो अपने हिसाब से काम करेगा। आंसर इसका बी है दोस्तों, अपने हिसाब से काम करेगा। आंसर इसका बी है, प्रेसिडेंट ऐसे सिचुएशंस में अपने हिसाब से काम करेगा। नेहा कह रही है कुछ समझ नहीं आया इसमें। अरे नेहा जी समझो बात को, क्या दिया है कि लोकसभा के इलेक्शंस हुए और किसी भी पार्टी को मेजोरिटी मिली, सरकार किसकी बनती है? जिसको मेजोरिटी सीट्स मिलती है, किसी को भी मेजोरिटी नहीं मिली। जैसे कितनी सीट्स होती है लोकसभा में? 552 बराबर है। अरे 552 सीट्स है, मैक्सिमम बात कर रहा हूं। एट प्रेजेंट 243 सीट्स पे इलेक्शन होते हैं, 272 प्लस लाना होता है। अगर आपको चुनाव जीतने हैं तो 272 कम से कम अगर आपकी सीट्स आ गई तो आपका काम हो जाता है। तो अभी मान लो किसी को 272 नहीं आई, सबको थोड़ी 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 आई है, तो सब जितने को भी थोड़ी थोड़ी आई है उनमें से कुछ लोग जाना चाहते हैं प्रेसिडेंट के पास और बोलना चाहते हैं देखो हम लोग मिलके गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं। तो प्रेसिडेंट क्या करेगा ऐसी हालात में? पहला ऑप्शन दिया है कि उसको जो प्राइम मिनिस्टर जा रहा है उसकी एडवाइस लेगा, दूसरा अपने हिसाब से काम करेगा, तीसरा चीफ जस्टिस की एडवाइस लेगा या चीफ जस्टिस से कंसल्ट करेगा, और चौथा जिस भी पार्टी को सबसे ज्यादा वोट होंगे उसकी सरकार बना देगा, भली मेजोरिटी हो ना हो फर्क नहीं पड़ता। तो आंसर इसका बी है, प्रेसिडेंट ऐसे हालात में अपने हिसाब से काम करता है। ठीक है, अपने हालात से काम करता है, ऐसे हालात में याद रखना। कोई कह रहा है सर लॉ तो ये कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस लेता है प्रेसिडेंट। बेटा वो ऐसे हालात में नहीं लेता, वो जब लॉ बनाना हो, कोई आपत्ति हो, कोई डिसीजन लेना हो, तब वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की एडवाइस लेता है। ऐसे हालात में वो डिस्क्रिशन से, अपनी डिस्क्रिशन से काम करता है। ऐसे हालात में क्या करता है? अपनी डिस्क्रिशन से काम करता है। बी इज द राइट आंसर, बी 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 बी। चीफ जस्टिस की एडवाइस नहीं लेता, जो प्राइम मिनिस्टर जा रहा है उसकी एडवाइस नहीं लेता। ऐसा थोड़ी होगा बेटे कि जिसको भी सब ज्यादा वोट आए उसको बना दो। अरे मेजोरिटी नहीं है तो कैसे बना देंगे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को? अपने हिसाब से काम करता है। दिस इज द राइट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। राइट एवरीवन? बस ओके, चलिए मूविंग ऑन। नेक्स्ट है, एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी अग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल है वो कॉन्ट्रैक्ट है। अब फैक्ट्स दिए हैं, फैक्ट्स दिए हैं दोस्तों, ठीक है। केशव इतना सा याद रख ले कि प्रेसिडेंट जब भी किसी भी पार्टी को मेजोरिटी वोट ना मिले तो अपने हिसाब से काम करता है, बस इतना याद रख लो, ठीक है केशव जी। चलिए अब ध्यान देना, एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। अब आपके सामने कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है, आपके सामने कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं दोस्तों, कि ए and B, father of minor boy P and minor girl Q, respectively enter into agreement that they would marry their children P and Q to each other. Later, B refused to honor this agreement. Aggrieved by this, Mr. A decide to sue Mr. B and Q for breach. A will, क्या हुआ? A और B, A जो है P का, P है बेटा है उसका बाप था, B जो है वो Q लड़की है उसका बाप था। ए और बी मतलब दोनों बाप बाप ने कॉन्ट्रैक्ट किए कि हम अपने बेटे बेटे की शादी करवाएंगे। बाद में जो लड़की का बाप था उसने मना कर दिया, बट बट तेरे लड़के से कौन करेगा, बट लड़की के बाप ने मना कर दिया। तो लड़के का बाप जो है वो लड़की पे और लड़की के बाप पे केस करना चाहता है, लड़की पे और लड़की के बाप पे केस करना चाहता है। तो हारेगा कि जीतेगा? आपको आंसर ये देना, हारेगा कि जीतेगा। पहला, जीतेगा क्योंकि बी ने अपनी परफॉर्मेंस करने से मना किया है। हारेगा क्योंकि अग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं है ये। जीतेगा क्योंकि ये अग्रीमेंट है और कॉन्ट्रैक्ट भी है। हारेगा बिकॉज, रीजन दिया है, हारेगा बिकॉज ए शुड हैव स्यूड बी एंड मिस क्यू टुगेदर विथ मिस्टर पी एंड नॉट अलोन एस पी हैज ऑल्सो सफर्ड द ब्रीच। हारेगा इसीलिए क्योंकि, हारेगा इसीलिए क्योंकि उसको अपने बेटे के साथ मिलकर केस करना चाहिए था,
उसको अपने बेटे के साथ मिलके केस करना चाहिए था, अकेले नहीं, बेटे के साथ भी गलत हुआ है। क्या लगता है क्या आंसर होगा? आप लोग को क्या लगता है? आप लोग को क्या लगता है? मान लो आपके पापा ने और आपके क्रश के पापा ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आपकी शादी करवाएंगे। अब जो आपके क्रश के पापा थे उसने मना कर दिया आपकी शादी करने से, आपके आपके साथ शादी करने से। तो आपके पापा और उसके बेटे पे केस करना चाहते हैं, उसकी बेटी पे केस करना चाहते हैं। बताओ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अरे मेरे भाई, तुम किसी से बिना पूछे उसकी शादी कराने का कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे? तुम होते कौन हो बे? होते कौन हो बे? हैं? ये सरासर वॉइड एग्रीमेंट है। फ्री कंसेंट का नाम सुना है? फ्री कंसेंट का नाम सुना है, नहीं सुना है? फ्री कंसेंट होनी चाहिए भैया, है ना? वैसे तो ये बेस्ट ऑप्शन अगर रहता तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में आता। बेचारे बच्चों के साथ गलत हो रहा है। और पहली बात, बच्चों की जिंदगी है तो बच्चों को डिसीजन लेना है ना। बाप कौन होते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने वाले? ये सरासर अग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। बी इज द राइट आंसर बेटा, इसका आंसर है बी। इसका आंसर है बी। क्यों बी है? अरे बात समझो यार, आपके पापा ने आपकी शादी करने का किसी के साथ अग्रीमेंट कर लिए, कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, तो क्या कर लोगे? हाँ, नहीं तो पापा को जेल, पापा को डैमेजेस देने पड़ जाएंगे। नहीं नहीं, करना ही पड़ेगा। अबे वो वॉइड एग्रीमेंट है वो। पापा तुम अपनी शादी का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तुम्हारी शादी का क्यों करेंगे कॉन्ट्रैक्ट? ओ अपनी भी नहीं करेंगे, अब तो वो पापा हैं। बट बट फिर भी बात समझ रहे हैं क्या? बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं आप लोग? बताओ। लेकिन कोई कह रहा है सर वो माइनर है। तो बेटा माइनर का माइनर है तब भी माइनर के बेनिफिट के लिए पेरेंट्स कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जिसमें माइनर को वो कोई समझ ना हो, फ्यूचर में उसके साथ कुछ गलत हो सकता है। तो बिल्कुल ये ऐसा अलाउड नहीं रहता हमारे देश में। ठीक है? और चाइल्ड मैरिज तो अलाउड है ही नहीं, पहली बात, है ना? चाइल्ड मैरिज अगर करते हैं तो वो वैसे भी वो अलाउड नहीं है। हाँ, अगर पहले से अग्री करते हैं कि फ्यूचर में करेंगे तो भी वो माइनर के हित में है, माइनर बिल्कुल मना कर सकता है। उसको वो अपनी मर्जी से करेगा यार, उसकी जिंदगी है, उसने हाँ करा ही नहीं था। तुम कौन होते हो मेरी जिंदगी डिसाइड करने वाले यार? बात समझ रहे हैं? प्रियंका कह रही है आप यही बात पापा को बोल सकते हैं। कौन सी बात? मेरे पापा को क्या बोलना है बताओ, फोन लगा के अब भी बोल देता हूँ। मेरे पापा कूल है एकदम, कुछ नहीं करेंगे। चलिए ओके। अच्छा, तो आपके पापा को बोल सकते हो क्या? ऐसा बोल रहे हैं हमारे पापा को ऐसा बोल सकते हो क्या आप फोन लगा के? हे, लगाओ। यस, तो ये भैया अग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा यार। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। चलिए नेक्स्ट है गाइस। बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान देना। All agreements are contract if they are made by free consent of party competent to contract, lawful consideration and lawful object। सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है अगर उसमें पार्टीज की फ्री कंसेंट हो, पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो, लॉफुल कंसिडरेशन हो, लॉफुल ऑब्जेक्ट हो। अब इसमें फैक्ट्स दिए हैं। ए वाज प्लानिंग टू सेल अ ट्री टू बी बट बी वाज नॉट अवेयर ऑफ इट। वाह। ए सोच रहा था कि मैं अपनी प्रॉपर्टी बी को बेचूं, लेकिन बी को इसके बारे में पता ही नहीं था। सिंस बी वाज इंटरेस्टेड इन द प्रॉपर्टी, he threatened to harm the only child of A if A did not enter into agreement to sell property to B. The price at which agreement to sell was agreed upon was much more than expectation of A or prevailing market price of the property. Once agreement was signed, B got to know that A was anyway interested in selling property to B at a lower price. A later refused to execute the sale deed and claimed that contract between parties is not valid. A will fail because there was a valid contract between him and B. Succeed because consent of A for agreement was not free. Fail because fact and circumstances, even with free consent at the same transaction would have taken place. A is in a better position because he is receiving higher price. Succeed because there is no lawful object in the contract. समय लो, मैं नहीं समझाता हूं, एक बार खुद सोच के देखो, फिर समझ के देखो एक बार खुद। हर बार मैं समझा रहा हूं आपको, एक बार खुद समझ के देखो, फिर आंसर करने की कोशिश करो। खुद समझ के देखो एक बार। जब तक मैं पानी पीता हूं, खुद समझने की कोशिश कीजिए कीजिए। खुशी आपका क्या सरनेम है? ओडिच, ओडिच सरनेम है आपका? खुशी ओडिच, ओडिच ओडी जाए, ओडिच ओडी जाए। चलिए ओके, अभी ध्यान देंगे, आ जाइए। अभी ध्यान देंगे। हुआ क्या, ए जो है, मान लीजिए मैं ए हूं और आप बी हो,
ठीक है, मैं ए हूं, आप बी हो। मैं आपको कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहता था लेकिन आपको उसके बारे में पता ही नहीं था। आप आए एक दिन और आपने, मान लीजिए मेरा एक बेटा था, ठीक है, ठीक है, मान लीजिए मेरा एक बेटा था और आपने मेरे बेटे के ऊपर बंदूक रखी और बोला कि मैं आपके बेटे को मार दूंगा, ये प्रॉपर्टी मुझे बेचो। तो मैं कहा ठीक है, ले लो प्रॉपर्टी, बेटा पहले है मेरे को, तुम बाद में लोग रखो। मैंने कहा प्रॉपर्टी। अब मैं आपको प्रॉपर्टी बेचने वाला था 10 लाख में, लेकिन आपने बोला मैं 12 लाख में खरीदूंगा। मैं कहा अच्छी बात है, लो भाई, तैयार हो गया मैं भी प्रॉपर्टी देने के लिए 12 लाख में। ठीक है, मैं तैयार हो गया, है ना। अब आपको बाद में पता चला यार अब पहले से इंटरेस्टेड था ये तो। अब हुआ क्या बाद में कि मना कर दिया। मैंने कहा मैं नहीं बेचूंगा। मेरे को लगा कि यार छोड़ यार, नहीं बेचता, क्योंकि आप ज्यादा दाम बोल रहे हो तो मतलब इस प्रॉपर्टी में कुछ तो ऐसा होगा, मेरे को लगा, जिसलिए आप इतने दाम में प्रॉपर्टी ले रहे हो। मैं कहा मैं नहीं बेचूंगा प्रॉपर्टी, और मैं नहीं बेच रहा। तो अब आप मेरे पे केस करना चाहते हो, अब आप मेरे पे केस करना चाहते हो, अब आप मेरे पे केस करना चाहते हो, या मान लीजिए आपने मना किया, मैं आप पे केस करना चाहता हूँ, है ना। है ना, यहाँ पे फैक्ट ढंग से बताए नहीं है, बट दोनों का मतलब एक ही है, या तो आपने मना किया मैंने मना किया। तो जिसने भी मना किया, अब सामने वाला केस कर रहा है तो वो जीतेगा कि हारेगा? पहला है हार जाएगा, पहला है हार जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि यार मैं अग्रीव पार्टी हूं तो मैं ही केस करूंगा, आपने ही मना किया होगा। यहाँ पे गलत लिखा है, इसको बी कर लेना, यहाँ पे इसको बी कर लेना। बी ने मना कर दिया कॉन्ट्रैक्ट करने से, बी, ए क्यों मना करेगा, बी ने मना कर दिया कॉन्ट्रैक्ट करने से, मतलब आपने मना कर दिया। हुआ क्या, बात समझो, हो क्या रहा है कि मैं आपको एक जमीन बेचने वाला था, सोच रहा था बेचने का, लेकिन आपको उसके बारे में नहीं पता था। आप आए मेरे बेटे पे एक दिन, आपने बंदूक रखी और बोला मैं ये जमीन खरीदना चाहता हूँ 12 लाख में। मैंने कहा लो, जबकि मैं तो 10 लाख में बेचने का सोच रहा था पहले, है ना। आप तो 12 दे रहे हो, रखो। मैंने कहा रखो। अब आप बाद में आपको पता चला यार ये तो ज्यादा दाम हो गया, तो आपने बाद में मना कर दिया कि मैं नहीं बेचूंगा। बाद में आपने मना कर दिया कि मैं नहीं बेचूंगा, ठीक है, आपने मना कर दिया मैं नहीं बेचूंगा। तो मैं आप पे केस करना चाहता हूं, तो मैं जीतूंगा कि हारूंगा? ए विल, मतलब मैं जीतूंगा कि हारूंगा? हार जाऊंगा, क्योंकि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, आपको बेचना ही पड़ेगा, ठीक है, आपको बेचना ही पड़ेगा, ठीक है मेरे को। अरे यार इसके फैक्ट्स कुछ अजीब नहीं है यार, एक मिनट। फेल बिकॉज देयर वाज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक मिनट रुको, ये क्वेश्चन के ना फैक्ट्स ढंग से दिए नहीं है यार। ये क्वेश्चन के फैक्ट्स ढंग से दिए नहीं है। इसके फैक्ट्स ढंग से नहीं दिए हैं यार। भ्रुम, 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 भ्रुम। काम करो, इसको ऐसे ही समझो यार, एक ये ऐसे ही समझना। एक मिनट रुक जाओ, मैं एक एक पॉइंट आपको बता देता हूँ, चेंज मत करो, ऐसे ही समझो उसको। इन्हें थोड़ा फैक्ट्स देना ना, थोड़ा सा सही नहीं दिए हैं, बट फिर भी जैसे दिए उसी हिसाब से करते हैं, ध्यान देना। जिसने भी पेपर बनाया है कुछ तो सोचा होगा, ध्यान देना, एक मिनट मेरे साथ देखना एक बार। मैं ए हूं, आप बी हो, ठीक है, ऐसे करके समझते हैं। ए वॉज प्लानिंग टू सेल इज प्रॉपर्टी टू बी, मैं प्लान कर रहा था आपको कोई प्रॉपर्टी बेचने का, बट बी वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट, आप उसके लिए अवेयर नहीं थे। सिंस बी वॉज इंटरेस्टेड इन द प्रॉपर्टी, आपका प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट था, ही थ्रेटन टू हार्म ओनली चाइल्ड ऑफ ए इफ ए डिड नॉट एंटर इनटू अग्रीमेंट टू सेल द प्रॉपर्टी। आपने मेरे बेटे के पास, आप प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड, आप मेरे बेटे के पास गए, बंदूक दिखाई और बोला कि यार ये प्रॉपर्टी मेरे को बेच, तो मैंने बेच दिया, मैंने बेचने के लिए अग्रीमेंट कर दिया। लेकिन प्राइस जो डिसाइड हुआ वो बहुत हायर था एक्सपेक्टेशन से, जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी उससे ज्यादा दाम में आपने खरीदने की बात कही। लेकिन बाद में अग्रीमेंट हो गया, लेकिन बाद में जब आपको पता चला कि मैं तो आपको कम दाम में देने वाला था, कम दाम में देने वाला था मैं तो आपको, आपको ये बाद में पता चला, लेकिन फिर कहता है मैंने मना कर दिया कॉन्ट्रैक्ट करने से। मैं क्यों मना करूंगा, पर ठीक है चलो, मैंने मना कर दिया आपको कॉन्ट्रैक्ट करने से। अब बाद में बोल रहा है मैं जीतूंगा कि हारूंगा, मैं जीतूंगा कि हारूंगा, मतलब अगर आप मेरे पे केस करोगे तो मैं जीतूंगा कि हारूंगा? मैं हार जाऊंगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था तो मुझे आपको प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी। मैं हार जाऊंगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था तो मेरे को आपको प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी। मैं जीत जाऊंगा, क्योंकि मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हाँ कहा था उसमें मेरी फ्री कंसेंट नहीं थी, मतलब मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हाँ कहा वो जोर जबरदस्ती से हुआ था, इसलिए भैया मैं मना कर सकता हूँ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो मैं जीत जाऊंगा केस, मेरे को नहीं बेचना प्रॉपर्टी। मैं हार जाऊंगा, मैं हार जाऊंगा, ठीक है, मैं हार जाऊंगा, क्योंकि
सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस आपको पहले से, मेरे को पहले से बताए गए थे, तो मेरे को प्रॉपर्टी बेचना ही पड़ेगा। मैं जीतूंगा क्योंकि ये लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या लगता है मैं जीतूंगा कि हारूंगा? तो एक्चुअली इसका आंसर बी है। एक्चुअली इसका आंसर बी होगा, क्योंकि मेरी फ्री कंसेंट नहीं थी, तो मैं ऑब्वियसली मना कर सकता हूँ ये कॉन्ट्रैक्ट करने से। मेरी फ्री कंसेंट नहीं थी, इसलिए मैं ऑब्वियसली मना कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन के फैक्ट्स थोड़े से ढंग से नहीं दिए गए थे। आपको एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, वो बहुत ही एकदम ऐसा वेगनेस टाइप क्वेश्चन नहीं आता, एकदम क्लियर क्वेश्चन आता है। तो इसमें हुआ क्या कि यार आपने मेरे को डराया कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराने के लिए, ठीक है, मैंने हाँ कह दिया, बाद में मैंने मना कर दिया, बाद में मैंने मना कर दिया। तो मैं जीतूंगा कि हारूंगा? जो मैंने मना किया उसके लिए मैं जीत जाऊंगा कि हार जाऊंगा? पहला कहता है मैं हार जाऊंगा, मेरे को बेचना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे बीच वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, तो यह तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन। मैं जीतूंगा मतलब मैंने मना किया है कॉन्ट्रैक्ट करने से, तब भी मैं जीतूंगा क्योंकि मेरी फ्री कंसेंट नहीं थी। तो यही आंसर है, मेरी फ्री कंसेंट नहीं थी। ये एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। ठीक है, सो कोई कह रहा है इसी क्वेश्चन में मेरा हाफ एन आवर वेस्ट हुआ। कितने लोगों ने बी सोचा था? कितने लोगों ने बी सोचा था आप में से? जिन्होंने बी सोचा था बहुत बढ़िया, मतलब सही लॉजिक लगाया था। चलिए, वेरी गुड। चलिए मूविंग ऑन। नेक्स्ट है गाइस 32। गाइस मैं सबके आंसर देता हूं, फिर आप बाद में पूछते हो इसका क्या है उसका क्या है। अरे यार लिख लिया करो उस समय। अभी 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 इस पे आते हैं, फिर फ्रेंड से पूछ लिया करो बाद में। चलिए, ऐसा रियल में होता है क्या? नहीं होता, ऐसा रियल में नहीं होता ये। मैं बोला ना ये वाला क्वेश्चन ढंग का नहीं था, 31 वाला वो उतना सही नहीं था। चलिए नेक्स्ट है, अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड मे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ अ साउंड माइंड। कई लोग होते हैं आधे पागल, कभी सही होते हैं कभी पागल होते हैं। कई लोग होते हैं आधे पागल, कभी सही होते हैं और कभी कभी पागल हो जाते हैं। ठीक है, कभी कभी सही होते हैं, कभी कभी पागल हो जाते हैं। ठीक है, एक्चुअली ना पहले अपने यहाँ एक मैडम हुआ करती थी, वो चली गई मैडम, तो मैंने उनका एग्जाम्पल लिया था एक बार। मैंने कहा ये मैडम आधी पागल है, कभी कभी सही रहती है कभी कभी पागल हो जाती है। ऑफेंड हो गई थी मैडम बहुत। कॉल आया था उनका मेरे को, बोले सर एटलीस्ट ऐसे एग्जाम्पल तो मत दिया करो सर आप। सर इट्स नॉट गुड इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट सर, मेरी इमेज सही नहीं जाती सर स्टूडेंट्स के सामने। फिर मैंने कहा अरे मैडम मस्ती कर रहा हूँ मैं। अभी जैसे आशीष सर को बोला मैंने, तो आशीष सर थोड़ी ऑफेंड हो जाएंगे। मान लो आशीष सर अपने आधे पागल है, कभी कभी सही रहते हैं कभी कभी पागल हो जाते हैं। ठीक है, तो अब जब आशीष सर पागल हो जाते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जब सही है तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या? क्या लगता है बताओ, जब सही है तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या? जैसे मान लो अपनी क्लास में ईशा चौधरी है, कभी कभी पागल हो जाती है, ठीक है, कभी कभी सही रहती है कभी कभी पागल हो जाती है, दोहरे चढ़ते हैं मैडम को। तो जब सही है तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या? तो ध्यान देना दोस्तों, एक बंदा था मिस्टर जमल, वो पेशेंट था, लुनेटिक था बेचारा, उसको इंटरवल्स में मतलब बीच बीच में सही रहता था, बीच बीच में पागल हो जाता था। जमल एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग सच इंटरवल ऑफ साउंड माइंड। On having suffered looseness, he challenged the validity of contract on ground that he was not mentally sound. हुआ क्या कि एक व्यक्ति था, जमल नाम का आदमी था। क्या नाम देखो क्या है साले का, जमल, हट। विमल रख देता उससे अच्छा, ज्यादा अच्छा है हैं? विमल रख देता कम से कम ना, तो अच्छा होता। जमल कोई नाम होता है? हैं जी, ये जमल कोई नाम होता है? ये रखना था तो क्या रखता? बोलो जुबान केसरी। विमल रखता तो हमारे को अच्छा भी लगता, थोड़ा बढ़िया इतना नाम होता। अब ये उसने क्या हुआ, जमल नाम का जो आदमी था, वो जब सही था तो उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन वो बाद में जब उस पर केस हुआ वो बोल रहा है नहीं उस समय तो मैं पागल था। आपको बताना है वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा कि इनवैलिड होगा, लेकिन जब वो सही था तभी उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है। बताओ वैलिड होगा कि इनवैलिड होगा कि वॉइडेबल होगा? अरे इसको वैलिड ही होगा ना यार, सही है। सही है, जब सही था तब कॉन्ट्रैक्ट किया, बिल्कुल वैलिड होगा, बिल्कुल वैलिड होगा। ए इज द राइट आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट एवरीवन, एब्सोल्युटली करेक्ट। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या? आते हैं। चलिए नेक्स्ट है, A is a person of usually sound mind but occasionally unsound mind may not make a contract when he is of unsound mind. कोई व्यक्ति पागल होते हैं, कभी आधे पागल होते हैं, जब वो आधे पागल है मतलब जब पागलपन का दोहरा चढ़ रहा है तब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब देखना भाई, वन ऑफ द पर्पसेस ऑफ बिजनेस पार्टी वाज टू स्ट्राइक बिजनेस डील। एक पर्पस था बिजनेस पार्टी का जिसमें यह था कि बिजनेस डील करेंगे। मिस्टर अनिमेश वॉज वेल अवेयर ऑफ इट, स्टिल मिस्टर अनिमेश ड्रैंक सो मच the party that he could not understand the terms of contract from a rational judgment.
और टू इट्स इफेक्ट ऑन हिज इंटरेस्ट। अब हुआ क्या, एक बिजनेस मीटिंग की पार्टी थी, अनिमेश भाई ने जम के दारू पी ली है वहां पे, करेंगे दारू पार्टी, भाई साहब ने जम के पी लिए। कोई है अपनी क्लास में दारू वाला है क्या? कोई दारू वाला है क्या? सुरभि शर्मा पीते हो क्या आप? शुभम सिंह पीता है तू दारू? हाँ कमीने, दारू पीते हो, शर्म नहीं आती? लक्षिता कहती है आप पिलाओगे, ये देखो, आप पिलाओगे, मतलब फ्री की दारू मिले तो पी लेगी तू लक्षिता? हाँ बता, हद है ये देखो, ये देखो ऐसे लोगों को देखो। अंजू दुबे तो पक्का पीती होगी, अंजू दुबे देखो पक्का पीती होगी दारू, मैं कह रहा हूं, देख लो तुम, देख लो भाई। चलिए ओके एनीवे, तो गाइस ध्यान देना अभी सभी लोग, अभी सब सारे ध्यान देना, सारे ध्यान देंगे। हुआ क्या, अनिमेश करके एक व्यक्ति था, उसने बहुत दारू पी लिया और उसको समझ नहीं आ रहा था कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, लेकिन फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया। उसको समझ नहीं आ रहा था, कुल्लू कुछ समझ नहीं आ रहा था कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया। ठीक है, फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया, फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया। वन ऑफ सच अग्रीमेंट हैड वेरी ऑपरेसिव टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया, एक टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी थी जो उसके लिए बड़ी खतरनाक थी। आपको बताना है कॉन्ट्रैक्ट सही वैलिड है कि इनवैलिड है, वो केस करना चाहता है, तो वो जीतेगा कि हारेगा? वो हार जाएगा, क्योंकि बिजनेस पार्टी में उसको रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए था। वो जीतेगा क्योंकि वो जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तब अनसाउंड माइंड का था, ड्रंक स्टेज में था। वो हार जाएगा, वो हार जाएगा, वो हार जाएगा, क्योंकि ठीक है, जब आप कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स नहीं समझ पा रहे हो तो वो अनसाउंड माइंड नहीं कहलाता। ठीक है, वो जीतेगा, क्योंकि इसलिए जीतेगा वो, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन जो है, जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको अनसाउंड माइंड में भी समझ जानी चाहिए थी। क्या लगता है, क्या लगता है, क्या लगता है, क्या लगता है? आंसर बी है बेटा, वो जीतेगा केस, क्योंकि जब उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो दारू पिया हुआ था। ठीक है, वो भले ही उसने दारू पिया है तो वो, भैया दारू पिया है तो वो भाई बिल्कुल माना जाएगा कि अनसाउंड माइंड का था, और कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है बिल्कुल वॉइड अग्रीमेंट होगा, वो वॉइड अग्रीमेंट होगा, उसकी गलती नहीं मानी जाएगी। लक्षिता कह रही है उसकी गलती नहीं मानी जाएगी, कोई गलती नहीं है उसकी। अरे दारू पियो यार, अपनी जिंदगी है, जियो यार। अभी तो हमको बताता हूँ, गोवा की बात है, आशीष सर, मैं और अब्बड़ सर थे, तो एक सरदार आया, एक सरदार था। अब वो ना वहां पे ना बिग डैडी कसीनो में थे, अब वहां पे ना पानीपुरी की बहुत लाइन थी, पानीपुरी की। तो वो सरदार जो है ना, उसकी फैमिली थी या जो भी था, उसने एक पानीपुरी लिया और उसको भेलपुरी भी लेना था, तो उसने पानीपुरी हमारे टेबल पे रख दिया और कहता है कि मैं आ रहा हूँ, उसको संभाल के रखियो पानीपुरी को। तो मैंने कहा कि बिंदास जाओ पाजी, मैंने कहा हाथ कोई नहीं लगाएगा आपकी पानीपुरी को, मैंने कहा जो पानीपुरी लगाएगा उसकी वाट लगा देंगे, है ना। और मैंने तो गाली वाली बक दी थी, ऐसी तैसी कर देंगे उसकी, ऐसा वैसा, पाजी के सामने। तो वो बहुत खुश हो गया, बोला हाँ यार चलो जेन्यून लोग हैं, देखे क्या। सो एज पर कॉजी कॉन्ट्रैक्ट मेरे को वो संभाल के रखना था। अब आशीष सर बड़ी मस्ती करते हैं, आशीष सर ने क्या किया, वो पानीपुरी ले उठा के किसी और के टेबल में रख के आ गए, पता नहीं किसी और की टेबल में रख के आ गए। आशीष सर ने पानीपुरी उठाई, किसी और के टेबल में रख के आ गए आशीष सर, सच्ची बात है ये। तो वो सरदार आया वापस, कहता है कहाँ है? तो आशीष सर कहते हैं मोदी सर ने खा ली। मेरा नाम लेके कहते हैं इसने खा ली सारी पानीपुरी आपकी। वो पाजी भड़क गए वहां पे। पाजी भड़क गए वहां पे। ठीक है, फिर वो मैंने कहा मैंने नहीं खाया, इनने कहीं रख के आए, मैंने कहा। तो कहते हैं विश्वास नाम की चीज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, ज्ञानबाजी कर रहे थे। अब मान लो ऐसे केस में लीगली क्या लगता है कौन लायबल होगा? लीगली क्या लगता है कौन लायबल होगा? व्हाट डू यू थिंक, लीगली कौन लायबल होगा? जल्दी बताओ। है, लीगली कौन लायबल होगा? सारे कह रहे हैं सर आप लायबल होगे लीगली। लीगली मैं लायबल होगा, सरदार के लिए तो मैं लायबल रहूंगा, लेकिन मैं आशीष सर पे केस कर सकता हूँ क्या? आंसर इज यस। भैया मेरी जवाबदारी थी, वो उठा के भाग गए। अच्छा आशीष सर जिसके टेबल में रख के आए थे ना, वापस लेने गए तो वहां गायब थी वो। वहां वहां गायब थी वो। सो ये सही में हुआ था, पर ये लिटरली हैपेंड, लिटरली हैपेंड, ये सही में हुआ था। सो सर से, आशीष सर से पूछना, सर आपने पानीपुरी का क्या किया था, क्यों ऐसे मोदी सर को फंसा दिया था आपने? तो आशीष सर बताएंगे आपको। तो यस, बट यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे भैया अगर आपने दारू पिए हुए थे तो आपको माना जाएगा अनसाउंड माइंड के, वॉइड अग्रीमेंट होगा वो। क्या होगा? वॉइड अग्रीमेंट होगा, राइट? राइट एवरीवन, ओके एवरीवन। चलिए, कोई कहता है सर पाजी ने आपसे
पाजी ने आपसे पैसे लिए क्या वापस? अरे फ्री में था ना, वो तो एंट्री होती है ना बिग डैडी में, बस अंदर सारा फ्री होता है, खाना पीना सब, पीना भी, हाँ सारा पीना फ्री होता है अंदर, जितनी पीना है पियो, जितना खाना है खाओ। चलिए आ जाओ, टेस्ट सीरीज की केस स्टडी सॉल्व करा दो, कि करा देंगे, कोई बात है। फीस कितनी होती है अंदर जाने की? अब ये ध्यान नहीं है, 3,000 होती है पर हेड, उसमें कुछ कॉइन भी मिलते हैं खेलने के लिए कसिनो में। इस बार हम लोग गए थे ना, 32,000 जीता था मैंने कसिनो में, 32,000, 32,000 जीते थे। मेरे सारे दोस्त आ रहे थे, अब्बड़ सर तो खैर मेरे साथ ही थे, बाकी सारे आ रहे थे, सिर्फ मैं बैठा था कसिनो में। 32,000 जीता था, अब्बड़ सर से पूछना, वो बताएंगे आपको। मैंने सारे दोस्तों के पैसे कवर करा के दिए। नहीं, मेरे को कुछ नहीं मिला, मैंने वो पैसे रखे नहीं अपने पास, उसको हमने जिन जो हारे थे उनको दे दिया, खर्च कर दिए, ऐसे रखा नहीं मैंने वो पैसे। मम्मा कहती है ऐसे पैसे रखने के नहीं। चलिए भाई आ जाओ, नेक्स्ट है 34, ध्यान देंगे एवरीवन। 34 क्या कहता है, आ जाओ भाई। 34 क्या कहता है, आ जाओ भाई आ जाओ। अरे कसम तुम्हारी नहीं रखा। चलिए आइए भाई, अभी रवि का क्या है, रवि का भी अलग बात, अभी बाद में डिस्कस करेंगे, अभी इस पे आ जाओ। चलिए ना, ध्यान देंगे एवरीवन, आ जाइए भाई। 34 क्या है, 34 है कि कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इन्फ्लुएंस बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस where relations subsisting between parties are such as one of parties in a position to dominate the will of another and obtain unfair advantage over another। अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी का अनफेयर एडवांटेज ले लेती है तो अनड्यू इन्फ्लुएंस है, अगर दोनों पार्टी रिलेशनशिप में है तो। अब अश्विनी हैज एडवांस्ड मनी टू हिज सन भुवन ड्यूरिंग माइनॉरिटी। Upon Bhuvan's coming of age, obtains by misuse of parental influence a bond from Bhuvan for amount greater than sum। अश्विनी एक माँ थी जिसने अपने बेटे को पैसे दी थी जब वो बच्चा था, और जब वो बड़ा हुआ एक बॉन्ड साइन करवा ली बच्चे से कि वो ज्यादा पैसे देगा, जितने उसने लिए नहीं थे उससे ज्यादा देगा। तो अश्विनी ने अंडू इन्फ्लुएंस किया है, नहीं किया है? पहले तो बाप और बेटे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ही नहीं हो सकते हो, अश्विनी बाप का नाम है। अब एक तो आईसीएसआई वाले जिसने भी क्वेश्चन लिखा है ना, गांजा फूका था पक्का। अश्विनी बाप का नाम होता है कभी? अश्विनी लड़की का नाम होता है। चलो ठीक है, ये कहता है बाप और बेटे कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। अश्विनी ने कोवर्जन किया है, बताओ अश्विनी ने क्या किया है? अश्विनी ने अनड्यू इन्फ्लुएंस किया है, अश्विनी ने अनड्यू इन्फ्लुएंस किया है। वो अश्विन होता तो हाँ चलता। सर आप कभी कभी हैरी पॉटर की तरह दिखते हो। हाँ बेटा, सबकी तरह मैं ही दिखता हूँ, ऐसे ही सवाल कर लो तुम। तो कहता है 33 का क्या आंसर होगा? 33 का बी होगा ना, क्योंकि जब उसने दारू पिया तब वो ड्रंकन था, तो वो जीत जाएगा केस। और इसका होगा ए, इसका ए होगा। सर अश्विनी लड़के का नाम है, रेलवे मिनिस्टर। हाँ चलो ठीक, ओके मूविंग ऑन। चलिए आ जाओ, नेक्स्ट है 35। आ जाइए भाई, 35 35 35, आ जाइए बॉस, आ जाइए बॉस, बॉस बॉस आ जाओ बॉस। सर ये टी शर्ट कितने में दोगे? उतारूं अभी, फेंकता हूं यहां से, कैच कर लियो। चलो आ जाओ भाई अभी। नौ ध्यान देंगे, व्हेन कंसेंट टू, सी क्यों नहीं होगा इसका? सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि बाप बेटे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। चलो आ जाइए, मैक्सिम इसके बाद होगी ना बेटे, होगी ना बेटे, सबर रखो ना बेटे, आ जाओ 35 पे आ जाओ। व्हेन कंसेंट टू एन अग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय कोअर्जन, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, अग्रीमेंट इज वॉइडेबल। अगर कोअर्जन होता है, फ्रॉड होता है या मिसरिप्रेजेंटेशन होता है तो वो वॉइडेबल है। अब फैक्ट्स दिए हैं, अरुण इंटेंडिंग टू डिसीव प्रकाश फ्रॉड falsely represent that 500 tons of fertilizer are made annually at his factory and thereby induce प्रकाश to buy factory। अरुण झूठ बोला प्रकाश को कि मेरी फैक्ट्री में 5,000 टन फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन होता है, झूठ बोला प्रकाश को, और जिससे प्रकाश फैक्ट्री खरीद ले। तो आपको बताना है, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट ऑप्शन ऑफ प्रकाश, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट ऑप्शन ऑफ अरुण, कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। किसके किसके फेवर में वॉइडेबल है, कि कौन कोर्ट में जाके केस कर सकता है? तो प्रकाश कोर्ट में जाके केस कर सकता है। तो आंसर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट ऑप्शन ऑफ प्रकाश इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। मैं बोल रहा हूँ लीगल मैक्सिम ना करके इसको खत्म कर दे, इसको आज लीगल मैक्सिम ना करके इसको खत्म कर देते हैं ना,
क्या कहते हो पब्लिक? बचे ही कितने? 3 तो बचे हैं, 4 बचे हैं, बस 4 बचे हैं सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ 4 बचे हैं, दैट्स इट। आ जाओ भाई। चलिए भाई, नेक्स्ट है भाई। When both parties to agreement are under a mistake, अगर दोनों पार्टी से मिस्टेक हो तो वो अग्रीमेंट वॉइड है। लॉ ये कहता है कि अगर दोनों पार्टी से मिस्टेक हो तो वो अग्रीमेंट वॉइड है। अब फैक्ट्स दिए हैं। रुपेश अग्रीज टू बाय फ्रॉम मिस्टर जलज अ सर्टेन कार, इट टर्न्स आउट कार वाज ट्रैक्ड एट टाइम ऑफ बार्गेनिंग। रुपेश जलज से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था कार खरीदने बेचने का, लेकिन जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तब कार स्क्रैप, कबाड़ हो गई थी कार, मान लो ब्लास्ट हो गई थी, डूब गई थी, मर गई थी कार। नीदर पार्टी वॉज अवेयर अबाउट इट, दोनों को इसके बारे में नहीं पता था, दोनों को इसके बारे में नहीं पता था, तो अग्रीमेंट वैलिड होगा, अग्रीमेंट वॉइड होगा, अग्रीमेंट वॉइडेबल होगा, अग्रीमेंट वॉइड होगा क्योंकि फ्रॉड है। क्या लगता है? क्या लगता है क्या हुआ? लॉ ये कहता है कि अगर मिस्टेक है दोनों पार्टी से तो अग्रीमेंट वॉइड है, ये लॉ है। अब रुपेश और जलज कार बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे कार ब्लास्ट हो गई, जल गई, खराब हो गई, तो उनका अग्रीमेंट का क्या होगा? कार तो बची नहीं, तो अग्रीमेंट वैलिड होगा, वॉइड होगा, वॉइडेबल होगा, कि फ्रॉड है ये इसलिए वॉइड होगा? आंसर ये बेटा, अग्रीमेंट वॉइड होगा क्योंकि मिस्टेक है दोनों पार्टी से है। मैंने आपको अपनी कार बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, आप मेरी कार बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, लेकिन जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब कार ब्लास्ट हो चुकी है, तब कार ब्लास्ट हो चुकी है, ना मेरे को पता है ना आपको पता है, तो ये अग्रीमेंट वॉइड होता है, ये अग्रीमेंट वॉइड होता है। बी इज करेक्ट आंसर, अग्रीमेंट इज वॉइड, अग्रीमेंट इज वॉइड। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं क्या? आते हैं ना बेटा, बिल्कुल आते हैं, तभी तो कर रहे हैं, आते हैं, ऐसे केस स्टडीज आती है। चलिए आ जाओ, नेक्स्ट है बेबीज, जॉनसन, मिस्टर जॉनसन का है। बचपन में कितनों ने नहाया जॉनसन एंड जॉनसन से? नहाए हो आपने जॉनसन एंड जॉनसन से बचपन में? हमारे जमाने में तो वही चलता था भाई, जॉनसन एंड जॉनसन, अब नहीं चलता, अब भी चलता है लेकिन कम चलता है। चलिए भाई आ जाइए। नेक्स्ट है गाइस, एवरी अग्रीमेंट ऑफ विच ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन इज अनलॉफुल इज वॉइड। एवरी अग्रीमेंट ऑफ विच अग्रीमेंट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल इज वॉइड। अगर इलीगल अग्रीमेंट है तो वो वॉइड होगा। अब हुआ क्या, मिस्टर थॉमस प्रोमिसेस मिस्टर जॉनसन टू ड्रॉप अ प्रोसिक्यूशन which he was instituted against Mr. Johnson for robbery, and Johnson promises to restore the value of things taken. आपने मेरे घर से कोई चीज चुरा ली है ना, आपने मेरे घर से मान लो कोई चीज चुरा ली, मान लो गहने चुरा लिए मेरी मम्मा के, गहने चुरा लिया आपने मेरी मम्मा के मेरे घर से, तो मैंने आपको पकड़ लिया रंगे हाथों, अब मैं केस कर दिया आप पे। आप कह रहे हो कि मोदी सर मेरे पे केस मत करो, मैं जो जो लिया हूं मैंने वो आप वापस कर देता हूं। तो मैं कहा ठीक है, मैं आप पे केस नहीं, मैं केस वापस ले लूंगा, लेकिन जो जो आपने लिया है वो सब वापस दे दो। तो हम ये जो हम अग्रीमेंट कर रहे हैं क्या होगा? ये वॉइड होगा क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, ये वैलिड होगा, ये वॉइडेबल होगा। क्या लगता है क्या होगा? क्या लगता है क्या होगा? अरे भैया ये सरासर गलत है। ऐसे आप किसी पे केस करके वापस ले रहे हैं जस्ट बिकॉज आप, वो आपको चीजें वापस कर रहा है, ये तो गलत है ना यार। अब कोर्ट को सौंपो ना उसको, बिल्कुल गलत है, आप क्रिमिनल को ऐसे बख्श दे रहे हो, ये इलीगल है। ए इज द राइट आंसर, ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। वंडरफुल, वंडरफुल। आइए भाई। क्रेडिट कार्ड का बिल आता है तो झटका ही मिलता है, मेरे को पता है, हर बार भैंस की आंख। चलिए भाई आ जाओ, आइए भाई। नेक्स्ट है गाइस, ध्यान देंगे एवरीवन। 38 39 दो बचे हैं बस, 38 देख लो। ए इज अ ए इज अ a sorry, a stranger to a contract cannot sue for want of privity of contract। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कारण जो स्ट्रेंजर है वो केस नहीं कर सकता। फैक्ट्स दिए हैं। ए हु इज इंडेप्टेड टू बी सेल्स हिज प्रॉपर्टी टू सी, वाह, द परचेस सी द परचेसर ऑफ प्रॉपर्टी प्रोमिसेस टू पे ऑफ डेट टू बी, दिमाग की दही। ए को पैसे देना था बी को, ए को पैसे देना था बी को, ए ने कार बेचा सी को, और सी ने बोला मैं पैसे दे दूंगा बी को। कितने लोग एक ही बार में समझ गए?
कितने लोग एक ही बार में समझ गए? एक ही बार में, एक ही बार बोला और समझ आ गया। मतलब दिमाग सही चल रहा है, मतलब जंग नहीं है दिमाग में, समझ लेना। और जिनको एक बार में नहीं समझ आया, अगर ध्यान इधर उधर था तो ठीक है, ध्यान इधर उधर नहीं था तो थोड़ा कमजोर है, समझ जाओ। ठीक है, अभी ध्यान देना। ए को पैसे देना था बी को, ए ने कार बेचा सी को, और सी ने बोला मैं पैसे दे दूंगा बी को। समझ रहे हो क्या? समझ रहे हो क्या? समझ रहे हो क्या? सो बेसिकली ए को पैसे देना था बी को, तो ए ने क्या किया, सी को कार बेच दिया और सी को बोला तू बी को पैसे दे देना। अब सी ने दिया नहीं पैसे, सी फेल्स टू पे बी, सी ने दिया नहीं पैसे, तो आप बताओ बी सी पे केस कर सकता है कि नहीं? तो पहला, बी सी पे केस नहीं कर सकता क्योंकि उनके बीच में कोई प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। बी सी पे केस कर सकता है क्योंकि इनके बीच में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। सी हैज नो लीगल ऑब्लिगेशन, सी हैज नो लीगल ऑब्लिगेशन टू ए टू पे बी ऑफ। सी की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो ए का डेट बी को पे करे। ठीक है, एक बार प्रॉपर्टी बिक गई तो, एक बार प्रॉपर्टी बिक गई सी को तो बी केस कर सकता है, तो बी केस कर सकता है। क्या लगता है? एक बार प्रॉपर्टी बिक गई तो केस कर सकता है। क्या लगता है बेबीज? क्या लगता है बेबीज बाबूज? तो भैया आप सोचो, आप खुद सोचो, अपना एग्जांपल लेके सोचो। आप अपना एग्जांपल लेके सोचो कि मेरे को अब्बर सर को पैसे देने थे, मैंने आपको अपनी कार बेचा और मैंने कहा अब्बर सर को दे देना। अब आपने अब्बर सर को पैसे दिए नहीं, तो अब्बर सर आप पे केस करना चाहते हैं। क्या अब्बर सर आप पे केस कर सकते हैं? खुद सोचो, दिमाग लगाओ। क्या अब्बर सर का आपसे कोई लेना देना है? अरे अब्बर सर का आपसे कोई लेना देना ही नहीं है, उनका कोई आपके साथ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। ही इज अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब यू आर अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मी एंड अब्बर सर। आप पे केस हो ही नहीं सकता। ए इज द करेक्ट आंसर बेटा, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ए जो है वो करेक्ट आंसर है। बराबर है क्या? समझ में आएगा सभी को ये वाला क्वेश्चन भी? कंफर्टेबल? मूविंग ऑन। लास्ट, लास्ट है, लास्ट है। मैंने पहली बैच है आपकी जिसमें सारे कराए हैं मैंने, आज आई थिंक आज तक सारे किसी बैच में नहीं कराए थे। मतलब मैं क्या ऐसे कराता था थोड़े थोड़े, फिर कहता था बाकी होमवर्क दे देता था। पहली बैच है आपकी जिसमें सारे कराए हैं मैंने, सारे। चलिए भाई आ जाओ, नेक्स्ट है, आइए भाई। नेक्स्ट है, ऑल इलीगल अग्रीमेंट आर वॉइड बट ऑल वॉइड अग्रीमेंट आर नॉट इलीगल, नॉट नेसेसरी इलीगल। सारे इलीगल अग्रीमेंट वॉइड होते हैं बट सारे वॉइड अग्रीमेंट नेसेसरी नहीं है कि इलीगल हो। सही है। अब फैक्ट दिया, ए हैड बोरोड 1 लाख फ्रॉम बी टू बाय पिस्तौल टू शूट सी। ए ने 1 लाख लिया बी से सी को शूट करने के लिए, और सी को शूट भी किया, लेकिन बी को 1 लाख रुपए पे नहीं किया। क्या बी ए पे केस कर सकता है? क्या बी ए पे केस कर सकता है? तो पहला, ए और बी का अग्रीमेंट इलीगल है। ए और बी का अग्रीमेंट इलीगल होगा सिर्फ तब जब बी को पता होगा कि उसने किस पर्पस के लिए पैसे लिए हैं, सिर्फ तब जब उसको पता होगा उसने की किस पर्पस के लिए पैसे लिए हैं। तीसरा, इन दोनों का अग्रीमेंट वॉइड है, इलीगल है ही नहीं। और कॉन्ट्रैक्ट जो ए और बी का है वो वैलिड है ना, कि भले ही बी को पता हो या ना पता हो, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है उनका। क्या लगता है? क्या लगता है आपको क्या हो रहा है? पहले समझो क्या हो रहा है, समझो। ए ने बी से 1,000 रुपए लिए सी को शूट करने के लिए, और शूट भी किया। अब बी को पैसे नहीं दिया, तो बी पैसे डिमांड कर सकता है क्या? तो पहला बोल रहा है ए और बी का अग्रीमेंट इलीगल है। दूसरा कह रहा है कि ए और बी का अग्रीमेंट सिर्फ तब इलीगल होगा जब बी को पता होगा कि वो किस पर्पस के लिए पैसा ले रहा है। तीसरा कह रहा है वॉइड है, लीगल नहीं है। चौथा कह रहा है उनका अग्रीमेंट वैलिड है, भले ही बी को पता हो किस पर्पस के लिए लिया है। तो ये तो हो ही नहीं सकता, वॉइड नहीं इलीगल की बात हो रही है, सी भी नहीं हो सकता। दो पे आता है बात, बात दो पे अटकती है, ए और बी पे बात अटकती है कि ए होगा कि बी होगा। तो आंसर इज ए होगा, क्योंकि इलीगल अग्रीमेंट के सारे कोलेटरल इलीगल होते हैं। इलीगल अग्रीमेंट के सारे कोलेटरल इलीगल होते हैं, फर्क पता था नहीं पता था फर्क नहीं पड़ता, सारे कोलेटरल इलीगल, मतलब इलीगल अग्रीमेंट के सारे जुड़े हुए अग्रीमेंट इलीगल होते हैं। पढ़ा है क्या ये हमने? पढ़ा है क्या ये हमने? इलीगल अग्रीमेंट के सारे कोलेटरल इलीगल होते हैं। ए ने सी को शूट करने के लिए, सी को शूट करने के लिए भैया ले रहा है वो, तो ये इलीगल, सरासर इलीगल होगा, सरासर इलीगल होगा। अगर ए का किसी से अग्रीमेंट था कि वो शूट करेगा तो इलीगल है। अब उसके लिए उसने किसी से पैसा लिया, ये भी इलीगल है।
ये सरासर अग्रीमेंट इलीगल आएगा, इसका ऑब्जेक्ट इलीगल है, इसका ऑब्जेक्ट इलीगल है ना, इसका ऑब्जेक्ट इलीगल है। लेकिन हाँ, आजकल क्या होता है कि अगर से पता नहीं था बी को किस पर्पस के लिए पैसे ले रहा है, तो बाद में वो कोर्ट में जाके केस कर सकता है। तो एक रेस्टिट्यूशन का कंसेप्ट होता है कि अगर आपकी गलती नहीं है और सामने वाले ने आपका फायदा उठाया, तो आपको आपके पैसे वापस दिलाए जाते हैं। तो वो पर हिसाब से वो आएगा आएगा, लेकिन अग्रीमेंट तो इलीगल है, अग्रीमेंट तो इलीगल है। इसी के साथ आपके सारे के सारे ये हो गए कंप्लीट। ठीक है, ये सारे के सारे आपके क्या हो गए लाला, कंप्लीट हो गए लाला। एंड वी आर डन एवरीवन, वी आर डन एवरीवन, वी आर डन एवरीवन, वी आर डन एवरीवन। अब 39 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, बराबर है। और जिस लीगल रीजनिंग आपका पूरा कंप्लीट हो गया, मैक्सिम्स बची हुई है हमारी, दैट्स इट, मैक्सिम्स बची हुई है हमारी, दैट्स इट। एंड वी आर डन। आज 28 तारीख है, आज रात को 9 बजे बेहतरीन अनाउंसमेंट है, मिस मत कीजिएगा। ठीक है, धमाकेदार अनाउंसमेंट है, धमाकेदार। अच्छा गेस करो मैं मैराथन कौन सी तारीख को ले रहा हूँ, ऑप्शन दूं, गेस करो, चलो मैं देखना चाहता हूँ, गेस पोल डालता हूँ ऐसे ही, चलो टाइम पास, एक पोल डालता हूँ, 1 मिनट रुको, एक पोल डालता हूँ। अब मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग सही गेस कर पाते हैं, 1 मिनट रुको। कौन सी तारीख को मैं ले रहा हूँ मैराथन, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। मेरा दिल भी कितना पागल है। 1 मिनट रुक जाओ, टाइप कर रहा हूँ। पहली तारीख रखता हूं मैं 30, दूसरी रखता हूं मैं 31, तीसरी रखता हूं मैं, मेरा मैराथन बताना, ऐसे तो बहुत सारे शुरू हो रहे हैं, 1 नवंबर, और चौथी रखता हूं 2 नवंबर। बताना है ना, ठीक है। 1 मिनट, आया क्या मैराथन, आया क्या, हाँ नहीं आया क्या, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, अरे हाँ बताओ, 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 कौन सी तारीख को ले रहा हूँ मैं, क्या लगता है, 30, 31, 1, 2। अच्छा मैं ये बता दूं, जितने लोगों ने 30 का है, मैंने 30 बदल दिया है। 30 को तो नहीं है, तो 31, 1, 2 में से है। 31, 1 और 2 में से है, 30 तो नहीं है भाई, 30 तो नहीं है भाई, मैं बता दूं, क्योंकि मैंने 30 पहले कहा था। तो 31, 1, 2, 3 ऑप्शन है आपके पास। तो 31, 1 या 2 में से है, तो पता चल जाएगा वो आज रात को। ठीक है, आज रात को पता चल जाएगा। सर 37 का क्या होगा, 37 का, 37 का बेटा, 37 का था कि ए ने बी को बोला कि तू मेरे पे केस जो किया है वो हटा दे, मैं जो तेरे घर से चोरी किया हूँ सब वापस दे देता हूँ। तो ये इलीगल है बेटा, अनलॉफुल है। तो ए होगा ना उसका, वॉइड अग्रीमेंट है, बिकॉज ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है। चलिए, तो आज रात को पता चली जाएगा एनीवे। सो 9 बजे अनाउंसमेंट है, सारे मैराथन्स आ जाएंगे, सारे मैराथन्स के अनाउंसमेंट हो जाएंगे। ठीक है, पास्ट ईयर क्वेश्चंस कौन से दिन होने वाला है, क्या होने वाला है, सब बेहतरीन तरीके से अनाउंस हो जाएगा। सो आई थिंक यस, 9 बजे का वेट है, मिलते हैं 9 बजे, धमाकेदार तरीके से अनाउंस करते हैं सारी चीजें, एंड यस मचाते हैं फिर। ठीक है जाने मन, ओके बेबीज, चलिए ओके, तो अभी के लिए डन करते हैं, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू, मिस यू, बाय। मैक्सिम्स करेंगे बाद में, फिर अभी नहीं करते हैं, मैक्सिम्स बाद में करेंगे फिर, राइट, राइट, डन एवरीवन, सो यस, ओके स्वीट हार्ट्स, चलिए स्वीट हार्ट्स, मिलते हैं फिर स्वीट हार्ट्स, बाय बाय स्वीट हार्ट्स, टेक केयर स्वीट हार्ट्स, 9 बजे मिलते हैं, 9 बजे फिर अपन बातें करते हैं बाकी की। ठीक है, बाय, टेक केयर, विल मिस यू बेबीज, बाय बाय। गाना वाना गाता हूँ ना बाद में कभी, पक्का, अभी नहीं। गाना गाता हूँ, कल सुनाता हूँ गाना, अच्छा वाला सुनाता हूँ, ठीक है, ओके, बाय बाय, टाटा।